तो चलिए आज बच्चों हम लोग क्लास 6 का जो है विज्ञान को देखेंगे और इसमें जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होगा उसे याद करेंगे। और आज जो है इस विज्ञान के कक्षा में संपूर्ण विज्ञान कक्षा 6 का हम लोग पूरा अध्ययन करेंगे और 1 से 2 बार देखने के बाद उम्मीद है कि कक्षा 6 के विज्ञान से बनने वाले विभिन्न प्रश्नों को आप लोग हल कर सकते हैं। तो चलिए पहला चैप्टर देखते हैं। हम चैप्टर वाइज बोर्ड पर लिखे हुए हैं, चैप्टर वाइज समझाते हुए आगे चलते हैं। पहला चैप्टर है कि भोजन यह कहाँ से आता है। तो हम लोग जो भोजन खाते हैं उसमें देखते हैं कि भोजन 2 तरह से हम लोग लेते हैं। एक भोजन ऐसा होता है कि पेड़ पौधा से ले लेते हैं, दूसरा जो होता है जंतु से होता है। तो पेड़ पौधा से जो भोजन लेते हैं उसको हम लोग कहते हैं पौधे से स्रोत, यानी पौधे को पादप स्रोत भी कहा जाता है। भोजन का कितने स्रोत मिल गया? 2 स्रोत मिल गया, एक पौधे वाला स्रोत मिल गया, दूसरा जंतु वाला स्रोत मिल गया। जैसे रोटी खाते हैं तो रोटी कहाँ से मिलता होगा? पौधे से मिलता होगा। या दूध पीते हैं तो ये कहाँ से मिल जाएगा? जंतु से। इसी प्रकार से देखेंगे कि मांस खाना हो तो कहाँ से मिलेगा? जंतु से मिलेगा। तो भोजन जो है, भोजन के मुख्यतः 2 स्रोत मिल जाते हैं, एक पादप का स्रोत, दूसरा जंतु का स्रोत। पादप के स्रोत और जंतु के स्रोत में देखेंगे तो पादप के स्रोत से हम लोग क्या ले लेते हैं? गेहूँ, चावल, दाल आदि। ये सब कहाँ से मिलता है? पेड़ पौधे से। पौधे को पादप के नाम से हम लोग विज्ञान में देखते हैं। तो पादप का स्रोत है। और जंतु से हो गया अंडा, दूध, मांस, ये सब कहाँ से हम लोग लेते हैं? तो ये सब हमको प्राप्ति जंतु से होता है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि भोजन का मुख्यतः 2 सोर्स हो गया, एक पादप से, दूसरा जंतु से सोर्स मिल गया। अब पादप से जो सोर्स मिला तो पादप के कौन कौन से पार्ट को हम लोग खाते हैं, इसको भी ध्यान से देखें। तो पादप या पौधे के जो है वो खाने योग्य भाग कौन कौन से हैं? तो पौधे में ये 5 चीज होता है कि एक जड़ होता है, तना होता है, पत्ता होता है, फल होता है, फूल होता है। तो पौधे को देखे होइएगा तो पौधे में जड़, तना, पत्ता, फल, फूल सब दिखता है। तो कुछ पौधे के जड़ खाते हैं, किसी का तना खाते हैं, किसी का पत्ता खाते हैं, किसी का फल खाते हैं, किसी का फूल खाते हैं। तो इस तरह से विज्ञान, इस तरह से कई एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जैसे पूछ लिया जाए कि मूली है, मूली का हम लोग क्या खाते हैं? तो मूली एक एग्जाम्पल के लिए, मूली का क्या खाते हैं? तो मूली जब खाते हैं तो ये एक पौधे का जड़ हो जाता है। लेकिन मूली के पत्ते का जब साग बना के खाते हैं तो क्या खा लिए? पत्ता खा लिए। तो इसमें देखिए कि जड़ के लिए आप लोग याद रख सकते हैं कि कौन कौन से पौधे को जड़ खाते हैं। तो जड़ में बहुत कम का खाते हैं। गाजर, इसका जड़ खाते हैं। मूली जड़ खाते हैं। शलजम जड़ खाते हैं। चुकंदर, इसका भी जड़ खाते हैं। ये गाजर, मूली, शलजम, चुकंदर याद कर लेंगे, इसका जड़ खाते हैं। आलू पूछ दिया जाए तो आलू क्या है? तो लगेगा कि आलू भी जड़ है, लेकिन आलू जड़ नहीं है। प्याज क्या है? जड़ नहीं है, तना खाते हैं सबका। तो आलू, प्याज जो हो गया, ये सब क्या खा रहे हैं? सबका तना खा रहे हैं। तो मिट्टी के अंदर देखने से जो मिट्टी के अंदर में है वो जड़ नहीं है, वो भी तना है। तो हम याद रखने के लिए जड़ और तना पहचानने के लिए क्या कर सकते हैं कि जड़ को पहचानने के लिए ये देख सकते हैं गाजर, मूली, शलजम, चुकंदर, इतना को आप याद रख लीजिएगा। बाकी जो लगे जड़ और तना में कन्फ्यूजन, तो उसको किस में लगा देना है? तना में लगा देना है। लेकिन ये 4 को याद रखना पड़ेगा। गाजर, मूली, शलजम, चुकंदर क्या है? जड़ है। तो तना भी पता चल गया। पत्ता देखें, पत्ता में क्या क्या खाते हैं? जितना भी साग खाते हैं उसका क्या खाते हैं हम लोग? पत्ता ही खाते हैं। तो पत्ता हम लोग को पता है। फल तो जैसे आम खाएं, कटहल खाएं, लीची खाएं, ये सब क्या है? फल है। इस तरह फूल भी, फूल जनरली हम लोग के पास उपयोग में नहीं होता, लेकिन मधुमक्खी अपना उससे ही भोजन प्राप्त करते हैं, रस प्राप्त करता है। तो ये सब क्या हो जाता है कि फूल से भी, किसी चीज़ का फूल भी खाया जाता है। तो जड़, तना, पत्ता, फल, फूल का यूज हम लोग करते हैं। इसके बाद देखें कि एक इसमें टर्म लिखा हुआ था शब्द अंकुरन। अंकुरन क्या होता है? अंकुरन का मतलब होता है अंकुरा होना। किसी भी चीज का हम लोग जो अंकुरा देते हैं या बीज बनाते हैं, किसी भी बीज बनाने के समय एक जो सफेद धागे नुमा जो आकृति निकलती है उसी को क्या कहते हैं? अंकुरा कहते हैं। और ये प्रक्रिया जो होता है अंकुरन कहला जाता है।
अंकुरन समझ गए क्या? उसको हम लोग अपने भाषा में क्या कहते हैं? औंकरा आना। तो औंकरा को ही हम लोग अंकुरन कहते हैं। फिर आगे देखिए कि मकरंद और नेक्टर ये क्या है? तो मधुमक्खी जो है जब फूल से उसके रस को चूसते तो फूल का जो रस है उसको क्या कहा जाता है? मकरंद। फूल के रस को क्या कहा है? मकरंद। और नेक्टर भी उसी को। तो मकरंद और नेक्टर, मकरंद या नेक्टर जो है फूल से मधुमक्खी के द्वारा चूसा गया रस हो गया, उसी को मधुमक्खी क्या करता है? अपने छत्ते में ले जाके स्टोर कर लेती है, क्योंकि हर समय तो फूल नहीं खिलता। एक मौसम आने के बाद फूल निकलती है, जिस समय क्या करता है कि मधुमक्खी जाके उसमें से रस चूस के अपने छत्ते में लाती है। और छत्ते में क्यों लाती है? तो हर समय तो फूल निकला नहीं रहता है, तो उसको इसलिए ले आता है कि उस सालों भर उसमें रखेगा, सालों भर धीरे 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 उसमें से अपना भोजन ग्रहण करते रहेगा। जैसे हम लोग ही एक ही बार धान का उपज होता है तो क्या करते हैं? इसको ले आते हैं और एक कोठी में उसको स्टोर कर देते हैं और पूरे वर्ष जो है इसका उपयोग करते रहते हैं। उसी तरह मकरंद को मधुमक्खी क्या करता है? अपने छत्ते में स्टोर कर लेती है और शहद बनाते हैं, जिसको हम लोग तोड़ के अपना काम के लिए यूज कर लेते हैं। अब देखें कि जो भोजन जो प्राप्त हुआ था पादप से और जंतु से, उसके आधार पर ग्रहण करने वाले के आधार पर भोजन को जो ग्रहण करते हैं, तो भोजन ग्रहण करने के आधार पर जंतुओं को बांटा गया है कि भोजन ग्रहण करने के आधार पर किसको बांट दिया गया? जंतु को बांटा गया। तो उस ग्रहण करने के आधार पर जो है जंतु को 3 भागों में बांट दिया गया। एक को कहते हैं शाकाहारी, दूसरे को कहते हैं मांसाहारी, तीसरे को कहते हैं सर्वाहारी। तो शाकाहारी तो समझ गए, जो क्या खाता हो? केवल पादप या पौधा कहिए या पौधा से बने उत्पाद को ही खाते हो, क्या हो जाएगा? शाकाहारी। जो केवल क्या खाता हो? मांस खाता हो या मांस खाता हो, क्या कहलाएगा? मांसाहारी। जैसे बाघ हो गया, शेर हो गया, ये सब क्या है? मांसाहारी हो गया। सर्वाहारी, जो साग सब्जी भी खाता हो, मांस को भी खाता हो, पादप और जंतु दोनों का उपयोग करता हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सर्वाहारी कहते हैं। तो सर्वाहारी में देखें क्या मनुष्य क्या हो जाएगा? सर्वाहारी जो हो जाएगा, क्योंकि ये पादप और मांस दोनों को खाता है। कौवा क्या हो जाएगा? कौवा को देखें, कौवा क्या करता है? रोटी भी खा लेगा, मांस भी लेकर चल जाएगा, तो वो भी क्या हो जाएगा? सर्वाहारी हो जाएगा। मनुष्य, कौवा, ये सब क्या है? सर्वाहारी है। तो इस चैप्टर को हम लोग देखें कि भोजन कहाँ से आता है, तो भोजन का 2 सोर्स दिखा, एक पादप से, दूसरा जंतु से। उसके पादप और जंतु को अगर भोजन ग्रहण करने की विधि के आधार पर कि कौन केवल पादप खा रहा है, कौन जंतु खा रहा है, कौन दोनों को खा रहा है, उसके आधार पर देख लिए। पौधे के कौन कौन से भाग को खाते हैं, उसके लिए हम लोग को ज़्यादातर याद करना था जड़। पौधे के कौन कौन से जड़ को खा रहे हैं, बाकी आप लोग को आसानी से ढूंढ लीजिएगा कि पत्ता, फल, फूल किसका खा रहे हैं। आगे देखिए, अगला चैप्टर हमारा ये क्लास 6 में है भोजन के घटक। भोजन के घटक क्या होता है? तो घटक मीन्स उसका कंपाउंड। भोजन के घटक में देखिए, हम लोग जो भोजन करते हैं उसमें पोषक पदार्थ होता है। तो पोषक जो पदार्थ होता है, भोजन करते हैं तो भोजन में हम लोग पोषक पदार्थ लेते हैं। ऐसा नहीं ना केवल पानी पी के जिए जा रहे हैं, या बिस्किट खा रहे हैं तो केवल बिस्किटें खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं तो केवल रोटियाँ खा रहे हैं। उसके घटक को देखते हैं, उसके कंपोनेंट को देखते हैं। तो उसमें क्या देखते हैं? जो पोषक किसको कहते हैं? जो वृद्धि करे और कार्य करने के लिए हम लोगों को ऊर्जा दे। जिस भोजन को खाने से हमारे शरीर को वृद्धि, हमारे शरीर का वृद्धि हो और कार्य करने के लिए ऊर्जा मिले, उसको हम लोग पोषक पदार्थ कहेंगे। ठीक, तो पोषक पदार्थ जो है, तो पोषक पदार्थ या पोषक तत्व कौन कौन से हैं ये जानना जरूरी हो जाता है। तो पोषक तत्व देखिए, कार्बोहाइड्रेट के बाद प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। रुक्षांश भी रहता है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, वसा, ये सब क्या है? पोषक तत्व है। इनके खाने से यदि पोषक पदार्थ का भोजन, हमारे भोजन में पोषक पदार्थ नहीं रहे तो न हमको क्या मिलेगा?
ऊर्जा मिलेगा, ना ही हमारे शरीर की वृद्धि होगी। इससे क्या हो जाएगा, कई तरह की बीमारियां उत्पन्न हो जाएगी। तो इसीलिए जब भी हम लोग भोजन लेते हैं तो हमारा पोषक भोजन जो होना चाहिए पोषक तत्व से भरपूर होना चाहिए। यानी कि जिस पोषक तत्व में भरपूर भोजन, जिस भोजन में पोषक तत्व भरपूर हो, या एक ऐसा भोजन हो जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण की उपलब्धता हो, उस तरह के आहार को, आहार किसको कहते हैं? जो हम लोग दिन भर जो भी खाते हैं वो क्या है, आहार है। अब गुटखा खाना क्या आहार हो जाएगा? नहीं, खाते तो ये भी आहार में आज, लेकिन ऐसे आहार जिसमें ये सभी पोषक तत्व पाए जाते हो उसको हम लोग संतुलित आहार कहते हैं। तो संतुलित आहार में कौन कौन से पोषक तत्व होना चाहिए? तो हम लोग देखें, पहला कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा, खनिज लवण और अनेक तरह के ये पोषण हो जाता है। तो ये पोषक तत्व जो हम लोग लेते हैं उसमें किसकी आवश्यकता होती है? अगर इतने पोषक तत्व है तो क्या क्या काम करता है शरीर में? तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। ऊर्जा का मतलब क्या होगा? जो कार्य करने की क्षमता हमारे शरीर में दे। ऐसा ना कि कुछ खाएं ऊर्जा मिलता है तब तो कार्य करने की क्षमता अपन मिलता है। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को क्या देता है? ऊर्जा देता है। प्रोटीन क्या करता है? वृद्धि करता है और स्वस्थ रखता है। यदि प्रोटीन नहीं हो तो कई तरह के बीमारियां से ग्रसित हो जाएंगे। क्वाशकोर और मोरिस्मस नाम का बीमारियां इससे होती। तो हम लोग देखते हैं कि प्रोटीन भी लेना है। कार्बोहाइड्रेट से क्या मिला? ऊर्जा मिला। प्रोटीन क्या करता है? रिपेयरिंग करता है, वृद्धि करता है, टूट फूट इसको रिपेयरिंग करके और उसको वृद्धि करने का काम करता है, बढ़ाने का काम करता है। वसा क्या करता है? ये भी ऊर्जा देता है। तो अब पता चला कि कार्बोहाइड्रेट भी ऊर्जा दे रहा है, वसा भी ऊर्जा दे रहा है। तो ज़्यादा ऊर्जा कौन दे रहा है? वसा जो है सबसे अधिक ऊर्जा देते हैं। वसा किस में मिलता है इसको बाद में हम लोग देख लेते हैं अभी। तो कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक जो है ना चावल में मिलता है। चावल, रोटी, ये सब जो खाते हैं इसके स्टार्च में होता है, मंड में ये सब पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट किस में हो गया? चावल में, आलू में कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है। प्रोटीन किस में मिलता है? तो दाल में, अंडा में, इस सब को खाने से क्या मिल जाएगा? प्रोटीन मिल जाता है दूध में। वसा जो होता है ये तेलीय चीज़ जितना भी होगा, जैसे कोई भी तेल ले लीजिए, बादाम ले लीजिए, मूंगफली ले लीजिए, इस सब में क्या मिलेगा? वसा मिलेगा। तो वसा जो होता है अधिक एनर्जी देता है, अधिक ऊर्जा मिल जाता है। विटामिन हमारे शरीर में कुछ खास काम तो नहीं करता है, लेकिन इसके कमी से कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। तो हमारे शरीर में जो विटामिन है वो कई प्रकार के विटामिन है, जिसमें हम देख सकते हैं कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, ए से लेकर ई तक सीरियल में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, उसके बाद एक विटामिन के है। तो विटामिन ए से लेकर के तक हम देखते हैं ए, बी, सी, डी, ई और के, ये सब विटामिन है। अब इन सब विटामिन का अलग अलग कार्य। विटामिन ए जो होता है, जिसका नाम हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, अगले क्लास के वीडियो में, रेटिनॉल कहा जाता है। जो विटामिन ए है, आँख या त्वचा से संबंधित जितने भी रोग हैं ये सब किसके विटामिन की कमी से होगा? विटामिन ए की कमी से हो जाता है। तो विटामिन ए का सबसे मुख्य स्रोत जो होता है गाजर हो जाता है, जो आपको आँख के लिए होता है। तो विटामिन ए कौन चीज़ के लिए हो गया? आँख से संबंधित रोग के लिए। विटामिन बी से बेरी रोग होता है। विटामिन सी से स्कर्वी रोग हो जाता है, मसूड़ा। डी जो होता है ये विटामिन डी कैल्शियम के लिए देखते हैं हम लोग, ये सूरज की रोशनी से भी हम लोग को मिल जाता है विटामिन डी। विटामिन ई जो है अंकुरा वाला जितना चीज़ होता है इससे मिल जाता है, बाल का झड़ना, बांझपन, ये सब विटामिन ई के कमी से हो जाता है। और विटामिन के जो है हमारे खून को थक्का बनाने में, जमने में मदद करता है। कौन सा विटामिन? विटामिन के। विटामिन ए देख लिए कौन कहाँ की बीमारी हो जाता है? आँख का बीमारी। विटामिन सी जो होता है ना हमारे शरीर के इम्यूनिटी को बढ़ा देता है, स्ट्रॉन्ग कर देता है, बीमारी से लड़ने की क्षमता को बनाता है। विटामिन सी ज़्यादातर किस में पाया जाता है? तो विटामिन सी जितना भी खट्टा वाला पदार्थ होता है ना, संतरा उंतरा वाला, उसमें क्या होता है? विटामिन सी मिल जाएगा। लेकिन विटामिन डी कहाँ से मिल गया?
सूर्य से। क्या होता है उसमें? कैल्शियम होता है। अब विटामिन के क्या काम करता है? रक्त को थक्का बनाने में काम आता है, यानी कि जमाने में इसका काम आ जाता है। तो विटामिन देखिए, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई के अगले क्लास में इनके बारे में हम लोग विस्तृत रूप से देखेंगे। यहाँ बस इतना जानना है कि जो भी पोषक तत्व हैं, ये कौन कौन से पोषक तत्व हैं। यहाँ केवल पोषक तत्व भी याद हो जाए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। चलिए, तो खनिज लवण में क्या क्या होता है? खनिज लवण में होता है फास्फोरस, उसके बाद होता है लोहा, उसके बाद होता है कैल्शियम। ये सब किस में आएगा? खनिज लवण में। तो फास्फोरस, लोहा, कैल्शियम। तो हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो गया, हमारे शरीर में लोहा की, आयरन की कमी हो गया। लोहा तो बहुत कम सुनते हो, आयरन की कमी होगी। और आयरन की कमी से क्या होता है? एनीमिया रोग हो जाता है लोहा की कमी से। तो ये सब जो देख रहे हैं, ये सब क्या है? खनिज लवण। ये सब हमारे शरीर में कम मात्रा में होना चाहिए ही, नहीं तो हम लोग को कई प्रकार के रोग की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। इसमें देखें तो फास्फोरस कहाँ से मिलता है? दूध खाने से, पीने से, केला लेने से। गेहूं में भी फास्फोरस कुछ कम मात्रा में मिल जाता है, तो दूध, केला में फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा है। लोहा सबसे अधिक, अगर पूछे किसमें आयरन की मात्रा सबसे अधिक है, तो पालक के साग में सबसे अधिक आयरन की मात्रा पालक के साग में मिल जाता है। उसके बाद सेब में भी आप लोग पालक और सेब में आयरन की मात्रा मिल जाएगा आसानी। कैल्शियम, दूध, अंडा खाने से कैल्शियम आसानी से मिल जाता है। कैल्शियम का काम क्या होता है? देखते हैं कि हमारे हड्डी जो है, हड्डी कैल्शियम की मजबूती, हड्डी की जो मजबूती मिलती है कैल्शियम से ही मिलती है। कैल्शियम की कमी हो जाता है, दर्द, ऐंठन, जुठन सब शुरू हो जाता है, क्योंकि हड्डी को मजबूत रखता है। तो हम देख लिए इस चैप्टर में भोजन के घटक में, तो भोजन के जो संतुलित आहार, तो सबसे पहले आहार जानी। आहार क्या होता है? जितना दिन भर खाते हैं वो आहार हो जाता है। तो आहार कैसा होना चाहिए हमारे भोजन को स्वस्थ रखने के लिए? संतुलित होना चाहिए। तो संतुलित आहार का कौन कौन से घटक हो गया? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, वसा वाले आहार होना चाहिए। ये सब होना चाहिए संतुलित आहार में। अब कार्बोहाइड्रेट क्या कर देता है? ऊर्जा दे दिया। प्रोटीन क्या कर दिया? तो रिपेयरिंग वाले काम कर दिया, और साथ ही टूट फूट मरम्मत किया और वृद्धि करने का काम कर देता है प्रोटीन। साथ में अब देखें वसा। वसा जो होता है तेलीय पदार्थ, जैसे मूंगफली खाएं या और तेल वाला कोई भी पदार्थ खाएं, चना खाएं, तो ये क्या मिल जाता है उसमें कि बादाम सब, उसमें क्या मिल जाता है कि एनर्जी का ज़्यादा मात्रा हमको मिल जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट के तुलना में ऊर्जा सबसे अधिक कौन देता है? वसा दे रहे हैं। उसके बाद देखें कि विटामिन हमारे शरीर में होना आवश्यक है। यदि नहीं हो तो कई प्रकार के रोग उत्पन्न होंगे, और कौन कौन से रोग उत्पन्न होगा वो हम लोग अगले क्लास के वीडियो में देखेंगे। लगातार वीडियो बनते रहेगा। तो अब देखिए खनिज लवण में तो देख लिए फास्फोरस, लोहा और कैल्शियम था। फास्फोरस कहाँ से मिल रहा है, लोहा कहाँ से मिल रहा है, और कैल्शियम कहाँ से मिल रहा है। तो ये दो चैप्टर को हम लोगों ने देखा। अब चलिए क्लास 6 के तीसरा चैप्टर में चलते हैं, और तीसरा चैप्टर से कौन कौन से महत्वपूर्ण बात है उसको देखते हैं। तीसरा चैप्टर में कहा गया है तंतु से वस्त्र। चैप्टर का नाम है तंतु से वस्त्र, मतलब तुम इस धागा समझिए। धागा से क्या बना रहा है? कपड़ा बना रहा है। तो धागा कहाँ से निकलता है? धागा तो दो तरह से निकलेगा। धागा बनाने का दो सोर्स है, एक प्राकृतिक रूप से, दूसरा संश्लेषित रूप से। प्राकृतिक रूप से हम लोग जो तंतु या धागा बनाते हैं, धागा बनेगा उसके बाद ना वस्त्र बनेगा। तो पहले जो प्राकृतिक रूप से हम लोग बनाते हैं, तो प्राकृतिक रूप से कहाँ से प्राप्त होगा ये? तो प्राकृतिक रूप से हम लोग पेड़ पौधा यानी पादप से और जंतु दोनों से निकाल लेते हैं धागा। तो पेड़ पौधा में कौन कौन सा पेड़ पौधा से निकालते हैं? तो पेड़ पौधा में देखिए आप कि कपास, सूती वस्त्र जो बनता है किससे? कपास से ना। तो कपास, जूट, पटसन, ये सब कैसा तंतु है? प्राकृतिक तंतु है। कौन कौन? कपास, जूट, पटसन। और ये कहाँ से निकाला जाता है? पेड़ पौधा से। कपास के लिए सबसे उपयुक्त मृदा जो यानी मिट्टी जो होती है, कपास सबसे अधिक किस मिट्टी में होती है? काली मिट्टी में। कैसे मिट्टी? काली मिट्टी में कपास सबसे अधिक उपयुक्त होता है। जंतु से भी हम लोग ऊन निकालते हैं। भेड़ का ऊन तो देखते ही हो, भेड़ से, खरगोश से, बकरी से ऊन प्राप्त किया जाता है, और इस ऊन का देखते हैं हम लोग रेशा बनता है, और उस रेशे से हम लोग क्या बना लेते हैं? वस्त्र बनाते हैं। जैसे
देखें कि भेड़ का ऊन तो कई कंबल उम्बल बनाने में यूज हो जाता है। जो कड़ा वाला ऊन होता है, कड़ा वाला ब्लैंकेट व्लैंकेट देखे होइएगा, वो भेड़ के ऊन का होता है। और खरगोश से जो होता है पश्मीना, खरगोश से जो होता है पश्मीना ऊन निकल जाता है खरगोश से। जो जम्मू कश्मीर वाले सबसे मुलायम वाला जो साल अगर जंतु का हो, पश्मीना ऊन से बन जाता है। उसके बाद बकरी से जो है अंगोरा ऊन प्राप्त कर लिए। तो ऊन जो है प्राकृतिक तंतु, और ऊन बन गया तो ऊन से रुई धागा बन जाएगा। धागा से क्या बना लेंगे? वस्त्र बना लेंगे। तो हम देख लिए कि वस्त्र बनाने के लिए दो तरह से हम लोग धागा निकालते। पहला क्या देखें कि एक तो है प्राकृतिक रूप से। प्राकृतिक रूप से मतलब क्या? ईश्वर के द्वारा जो चीज समान है उसी से हम लोग धागा निकाल लिए। तो ईश्वर के द्वारा तो जंतु भी है और पेड़ पौधा भी है, मतलब पादप भी है। तो पादप में क्या क्या निकाल लिए थे? कपास भी निकाल लिए थे, जूट भी निकाल लिए थे और पटसन भी निकाल लिए थे। जंतु में किस किस से निकाले थे? भेड़ से निकाले थे, और किससे निकाले थे? बकरी से निकाले थे, और किससे निकाले थे? खरगोश से निकाले थे। इस सब से भी हम लोग क्या किए? ऊन निकाल लिए, मतलब धागा निकाले, और धागा से फिर क्या बना लेते हैं? उसका कपड़ा या वस्त्र बना लेते हैं। संश्लेषित तंतु में देखें तो संश्लेषित तंतु जो केमिकल से, मशीन के माध्यम से उसी को नया नया केमिकल डाल के और उससे जो बनाते हैं हम लोग वस्त्र या रेशा, तो उसको कहते हैं संश्लेषित। जो प्राकृतिक रूप से डायरेक्ट नहीं प्राप्त होता, उसको केमिकल से बना तैयार किया जाता है मशीन के माध्यम से। तो संश्लेषित रेशा में सबसे बेहतर एग्जाम्पल पॉलिस्टर। तो सब जानते हैं, सुनते हैं कि पॉलिस्टर कपड़ा है। तो पॉलिस्टर कैसा होता है? संश्लेषित है या प्राकृतिक है? तो पता चलेगा ये संश्लेषित है। इसको केमिकल डाल के बनाया गया। किसको? पॉलिस्टर को, नायलॉन को और एक्रिलिक को। ये याद रखना है कि पॉलिस्टर और नायलॉन, एक्रिलिक क्या है? कैसा धागा है? संश्लेषित है। संश्लेषित धागा में क्या क्या आ गया? पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक। पूछ ले कि ये निम्न में से कौन सा तंतु संश्लेषित है? जैसे यदि दे दिया जाए कि संश्लेषित नहीं है, मान लीजिए पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, और उसके बाद जो है रेशम डाल दें, तो क्या करेगा? ये सब तो हम लोग को याद किए रहेंगे कि पॉलिस्टर जो है संश्लेषित है, पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक। रेशम जो होता है वो जो है किससे? रेशम कीट से निकाला जाता है। और कीट से जब भी निकाला गया तो इसका मतलब प्राकृतिक रूप से कीट बना है, और कीट से निकाला तो ये क्या हो जाएगा? प्राकृतिक में चल जाएगा। तो ये संश्लेषित हो गया। रेशम को जो है, रेशम तंतु जो निकालते हैं, रेशम कीट के कोकून से निकालते हैं। रेशम कीट के कोकून से क्या निकालते हैं? रेशम धागा निकालते हैं। इसी तरह से अब जो है रेशम का टाइप से भी संश्लेषित करके हम लोग नए नए करका संश्लेषित वस्त्र का भी बनाते हैं, जो दिखने में तो केवल रेशम का होता है, रेशमी वस्त्र की तरह लगता है, लेकिन वो रेशमी होता नहीं है। होता कैसा? संश्लेषित तंतु इसी प्रकार से मिलता जुलता बनाया गया। अब तो अपडेट वर्जन आ गया। अब देखिए, ये इस चैप्टर का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हुआ था कि दो प्रकार तंतु, एक होता है प्राकृतिक रूप से, दूसरा हो जाता है संश्लेषित रूप से। प्राकृतिक रूप से देख लिए थे, पादप से भी निकालते हैं। कपास, कपास से क्या बनता है? सूती वस्त्र। याद रखिएगा, सूती वस्त्र बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कपास का। और कपास किस मिट्टी में निकलता है? काली मिट्टी में। जूट, बोरा जो मालता आलू उलू वाला, जूट, पटसन, ये सब क्या है? जन पादप से निकालने वाला प्राकृतिक तंतु है। भेड़ से देख लिए थे, खरगोश से क्या देखें? उन देख लिए थे, अंगोरा और पश्मीना। खरगोश और बकरी पूछ लेगा, अंगोरा पश्मीना जो है। तो रेशम जो है, रेशम कीट से निकलता है। रेशम तंतु कहाँ से निकलता है? रेशम कीट के कोकून से निकाला जाता है। तो यहाँ 3 चैप्टर को हम लोगों ने देखा। चलिए अब चौथा चैप्टर को देखते हैं। चौथा चैप्टर में जो है विज्ञान का, ये है वस्तुओं के समूह बनाना। वस्तुओं के समूह बनाना। वस्तु यानी पदार्थ। तो ये पदार्थ क्या होता है? तो पदार्थ जो होता है, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सब क्या है? पदार्थ है। दुनिया में जितनी भी चीज है सब क्या है? पदार्थ। पदार्थ का एक ऐसा परिभाषा दे सकते हो कि जो स्थान छेके और जिसमें कुछ क्या हो? वजन हो। जैसे ये बोर्ड लगा हुआ है, तो बोर्ड क्या जगह लिया है कि नहीं लिया? बोर्ड जगह लिया। इसमें कुछ वजन है कि नहीं? कि हल्का फुल्का पूरा वजन भी है। तो कि ये क्या कहलाएगा? पदार्थ। हमारे हाथ में जो मार्कर है, मार्कर भी कुछ जगह लिए हुआ है कि नहीं लिए हुआ है? इसमें भी कुछ वजन है कि नहीं है? तो जो भी वस्तुएं क्या करे? जगह ले
और उसमें कुछ क्या हो, वजन हो, क्या कहला जाएगा, पदार्थ कहला जाएगा। तो हवा क्या होगा, हवा क्या होगा, हवा तो जगह नहीं लिया हुआ, पूरे रूम में हवा भरा जगह लिया, तो हवा पदार्थ नहीं है। उसको और देखिए तो गुब्बारा फूट का जाता है, फुलाते रहते हैं, आराम से पड़ते का है, इतना ना हवा डाल दिया कि उसमें जगह ही नहीं बचा, इसलिए क्या कर गया, फूट गया। हवा में क्या हो गया, वजन। सिलेंडर भराने जाते हैं ना, तो गैस सिलेंडर ले जाते हैं, गैस भराते हैं, तो गैस मतलब हवा ना हुआ, तो हवा में तोल के देता है ना कि 5 kg 6 kg, तो क्या हो गया, हवा भी क्या है, पदार्थ है। हवा भी क्या है, पदार्थ है। तो ये पता चला कि जितनी भी चीज इस पृथ्वी पर है सब क्या हो जाएगा, पदार्थ है, इसको मान के चलिए। तो पदार्थ जो है 3 प्रकार में बांटा गया है, जितना पदार्थ है सबको 3 प्रकार में बांटा गया है, एक ठोस पदार्थ, द्रव पदार्थ और गैसीय पदार्थ। ठोस पदार्थ उस पदार्थ को कहते हैं जिसका आकार, यानी कि पहले आयतन, आकार और आयतन दोनों निश्चित हो, आकार और आयतन क्या हो, फिक्स हो, ये नहीं बदलता हो। ये मार्कर है, इस मार्कर का जो आकार है, ये आकार यहाँ रहे, बोतल में रहे, बाल्टी में रहे, या ऐसे ही भी कहीं किसी जगह पे रख दें, क्या इसका आकार बदलेगा, आकार नहीं बदलेगा। तो इसका मीन्स हो गया कि ये क्या है, ठोस। आकार तो नहीं बदला, और आयतन जितना जगह ये इसका है, आयतन में तो क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है उसका वो फिक्स है, कहीं ले जाने पर उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में कोई परिवर्तन होगा, नहीं होगा। हमारा जो लंबाई है चौड़ाई है ऊंचाई है, कहीं जाएंगे तो परिवर्तन होगा, यही लंबाई चौड़ाई ऊंचाई रहेगा। तो ये जो आकार और आयतन दो फिक्स रहे, कहीं नहीं बदले, कहीं ले जाने के बाद, उसको क्या कहेंगे, ठोस कहेंगे। क्या कहेंगे, ठोस। और द्रव जो होता है जिसका आयतन फिक्स हो, क्या फिक्स हो, आयतन हो फिक्स, आयतन क्या हो, फिक्स हो, लेकिन आकार फिक्स नहीं होता। आकार फिक्स नहीं मतलब क्या, बोतल में यदि पानी है, उस पानी को गिलास में डाल दिए, बोतल वाला पानी, तो बोतल में पानी रखे हैं तो पानी का आकार कैसा बन गया, बोतले तरह का। उसको हम एक पाइप में डाल दिए तो वो आकार कैसा पकड़ लेगा, कैसा पकड़ेगा, पाइप रंग का हो जाएगा ना, पाइप तरह का उसका आकार हो गया। अगर उसको नीचे में गिरा दिए तो पूरा फर्शे पे फैल जाएगा ना। तो पता क्या चला कि उसका आयतन, अगर 1 लीटर पानी था, 1 लीटर पानी को बोतल में रखे, ठीक, उसको क्या किए, 1 लीटर को फिर क्या किए, पाइप में डाल दिए, तो 1 लीटर से आधा लीटर हो जाएगा, पाइप में पूरा पानी रहेगा तो 1 लीटर ना। लेकिन क्या होगा कि उसका आकार बदल जाएगा, अभी बोतल में था तो बोतल रंग का था, अगर पाइप में डाल दिए तो किस रंग का हो जाएगा, रंग का नहीं, किस आकार का हो जाएगा, पाइप के आकार का हो जाएगा। अगर नीचे में गिरा दिए 1 लीटर पानी को तो 1 लीटर में गिरेगा कि 2 लीटर हो जाएगा, आधा लीटर हो जाएगा, आयतन तो वही ना रहेगा। तो आयतन जो वही रहेगा, तो पता चला कि आकार बदल रहा है लेकिन आयतन जैसा है वैसा ही है। तो ये क्या कहला जाएगा, द्रव। जिसका आकार फिक्स हो और आयतन बदल जाए, आयतन फिक्स हो और आकार बदल जाए, क्या कहलाएगा, द्रव। जिसका दोनों चीज बदल जाए, आकारों बदल जाए और आयतनों बदल जाए, उसको क्या कहेंगे, गैस कहेंगे। मीन्स इस कमरा में यदि एक स्प्रे को छोड़ दिया जाता है, बोतल में था, अब थोड़ा सा छोड़े पूरा रूम को स्मेल कर देगा, तो क्या होगा, उसका आकार भी बदल रहा है ना, आयतन भी बदल रहा है। तो आकार और आयतन दोनों जिसका निश्चित नहीं हो उसको क्या कहते हैं हम लोग, गैस कहते हैं। तो पदार्थ को तो मुख्यतः हम लोग इस तरह से बांट लिए कि पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं अवस्था के आधार पर। कौन कौन से, भौतिक आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के हो गए, 3 प्रकार के। 3 प्रकार में कौन कौन हो गए, एक ठोस हो गया, दूसरा द्रव हो गया, तीसरा गैस हो गया। तो ठोस द्रव गैस जो हो गया, तो ठोस में क्या हुआ था, आकार और आयतन दोनों निश्चित था। द्रव में क्या था कि उसका आकार बदल रहा था लेकिन आयतन निश्चित था। गैस में क्या था, दोनों बदल रहा था। उस तरह से 3 प्रकार से बांट लिए। अब जो है उसी चैप्टर में जो है अलग अलग तरह से बांट लिया। एक पदार्थ को बांटा है विलेय या अविलेय। विलेय पदार्थ होता है जो पानी में या कोई भी द्रव में घुल जाए, उसको विलेय कहते हैं। जो नहीं घुले अविलेय कहते हैं। जैसे
पानी के गिलास में यदि चीनी डाल के नचाया जाए तो चीनी क्या करेगा? घुल जाएगा ना। जब चीनी घुल जाएगा तो चीनी कैसा पदार्थ हो गया? विलेय पदार्थ हो गया। जो पदार्थ घुल जाता है उसको क्या कहेंगे? विलेय। कंकड़ छोटका छोटका ले लिए और उसको ले जाके पानी में डाल के घुमा रहे, घुलेगा? जब नहीं घुलेगा तो उस पदार्थ को क्या कहेंगे? अविलेय पदार्थ। तो पदार्थ को भौतिक आधार पे बांट लिए थे। विलेय अविलेय में बांटना हो तो विलेय अविलेय में, जो घुल जाए विलेय पदार्थ और जो नहीं घुले अविलेय पदार्थ हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं कि और पदार्थ को बांटिए। पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी पदार्थ में बांटिए। तो अगर कोई भी पदार्थ को देखिए, मान लीजिए कि एक किताब हो या एक पेपर ले लेते हैं। एक पेपर ले लेने के बाद अगर देखिए एक पेपर हो, पेपर से आर पार तो दिखाई नहीं दे रहा, आर पार दिखाई दे रहा है। एक पेपर मान लीजिए, तो पेपर के आर पार नहीं दिखा। पेपर भी एक पदार्थ है ना, इसमें वजन है ना, वजन कुछ जगह ले रहा है, तो ये भी पदार्थ। तो जिस पदार्थ के आर पार, इधर से देख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं आप लोग, या हम नहीं दिख रहे होंगे इस पेपर के आर पार में, तो ये पदार्थ जिसके आर पार प्रकाश नहीं जाता हो या आपको दिखाई नहीं देती, तो क्या हो जाएगा? अपारदर्शी। अपार, इसको पार नहीं कर पाया, तो कैसा पदार्थ हो गया? अपारदर्शी पदार्थ हो गया। और जिसके आर पार दिखाई देने लगे, यानी कि वो शीशा लगा दिए, पतला वाला शीशा, या चश्मा लगाए हैं, चश्मा का शीशा होता है ना, उसके आर पार दिखाई देता है कि नहीं? दिखाई देता है। अगर उसमें दिखाई दे रहा है तो वो पारदर्शी पदार्थ हो गए, जिसका आर पार पूरे पूरे दिखाई देता हो। और एक पदार्थ है पारभासी। तो पारदर्शी डिस्क, पारदर्शी जान गए, आर पार क्या करता हो? दिखता हो, आर पार दिखता हो, आर पार नहीं दिखता हो। उस साइड क्या है? दीवार। क्या है? पारदर्शी का पारदर्शी अपारदर्शी हो जाता है। अगर शीशा वाला हो तो पारदर्शी हो जाएगा। पारभासी होता है कि जिसके आर पार थोड़ा थोड़ा दिखता हो। क्या करता हो? थोड़ा थोड़ा दिखा, क्लियर नहीं दिख रहा लेकिन थोड़ा थोड़ा क्या कर रहा है? दिख रहा हो। उस पदार्थ को कैसा पदार्थ कहेंगे? पारभासी पदार्थ कहेंगे। पारभासी पदार्थ में हो जाता है क्या कि जब कभी भी, जैसे आप एक मोटा कांच ले लीजिए, बहुत मोटा कांच हो, मोटा कांच में अगर रखा जाए तो मोटा कांच जो बैंक में हो या कहीं पे गेट बनाया जाता है, शीशा का गेट, उसमें थोड़ा सा घस दिया जाता है, या मोटा कांच होता है तो उसके आर पार ज़्यादा नहीं दिखता। तेल लगा हुआ कागज हो, अगर किसी कागज पे तेल लगा हो, मान लीजिए इस पेज पे तेल लगा हो, तो क्या करते हैं हम लोग कि तेल लगा होता है तो इधर का भी अक्षर दिखते रहता है, उधर का भी अक्षर दिखते रहता है, थोड़ा इधर का दिखता है, थोड़ा इधर का दिखता है। इसका मतलब क्या हो गया? दोनों साइड का थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, क्लियर तो नहीं ना दिख रहा है। तो जब क्लियर नहीं दिखे लेकिन थोड़ा थोड़ा दिखाई दे, उसको कहते हैं पारभासी। थोड़ा थोड़ा आभास हो रहा है कि प्रकाश आप न करे। घिसा हुआ कांच हो, तेल लगा हुआ कागज हो, मोटी कांच हो, ये सब क्या हो जाएगा? पारभासी पदार्थ में आ जाएगा। तो हम लोग पदार्थ का बंटवारा किए तो भौतिक आधार पर 3 रूप देख लिए थे, ठोस, द्रव और गैस देख लिए, विलेय और अविलेय देख लिए। उसके बाद हम लोग पदार्थ को देखने, आर पार के क्षमता के प्रकाश के आर पार करने की क्षमता को देखे तो उस आधार पर 3 तरह से बांट लिए, पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी। पारदर्शी जिसमें आर पार कर गया, पारदर्शी जिसमें नहीं किया, अपारदर्शी जिसमें थोड़ा थोड़ा दिखाई दिया, पारभासी। तो तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच कैसा पदार्थ हो जाएगा? सोचिए, पारभासी हो। अब इसमें हम लोग देख सकते हैं, और पदार्थ को अगर बांटना हो, उस चैप्टर में जो था कोमल पदार्थ, कोमल क्या होगा? कोमल पदार्थ या मुलायम पदार्थ, जिसको आसानी से खरोचा जा सकता है कोमल होगा, जिसको आसानी से नहीं खरोचा जा सकता कठोर हो जाएगा। तो कोमल पदार्थ और कठोर पदार्थ तो आसानी से आप लोग समझिए। उसी चैप्टर में एक सिद्धांत डाल दिया था, आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है कि जब कोई वस्तु को, मान लीजिए कि एक पॉन्ड है, ये कुआं में बाल्टी डालें, और बाल्टी डालने के बाद ये मान लीजिए पानी का सतह हो, तो बाल्टी जो डाले हम, तो ये बाल्टी जो है कुछ पानी को, तो यहाँ के पानी को हटाएगा, इतना दूर के पानी को तो हटा दिया बाल्टी, यहाँ का बाल्टी अपना जगह ले लिया ना, वहाँ के पानी को क्या किया? हटा दिया।
तो बाल्टी जो जितना पानी को उस जगह से हटाया उसका वजन, हटे हुए पानी का वजन जितना होगा उतना भार में कमी आ जाती है। किसमें? जब बाल्टी कुआं में डाला जाए, या देखते होइएगा जब बाल्टी में लोटा पानी से भरे हुए थे, बाल्टी में लोटा जो है, लोटा था या जग था, जग में पानी है, जग में पानी है, ऊपर उठाएं तो भारी लग रहा है, और उसको पानी में डाल दिए तो क्या लग रहा है? जग हल्का लग रहा है। उसको नचा रहे हैं, आसानी से नच रहा है, लेकिन ऊपर लगे अरे हाथ दुखने लगा। काहे दुखने लगता? उसमें वजन की कमी हो जाता है। पानी में जाने की वजन की कमी काहे हो गई? तो वजन की कमी इसलिए हो गया कि वहाँ के पानी का जो वजन आप हटाए थे, उतना वजन जितना पानी हटाए थे उतना का जो पानी हटा हुआ उसके वजन जो है कि बराबर उसके भार में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। अब देखते होइएगा कि एक सुई जो है या लोहा का गोली पानी में डालिए डूब जाता है, समुंदर में फेंक दीजिए, कहीं फेंक दीजिए, लेकिन एक बड़ा सा नाव समुंदर में अपना क्या करते रहता? तैरते रहता। काहे? वो काहे नहीं डूब रहा? तो हम देखे कि गोली कितना पानी को हटाएगा? थोड़ा सा पानी को हटाएगा। तो थोड़ा सा पानी को हटाएगा तो थोड़े से पानी का वजन के बराबर हो जाएगा, वो उसका भार तो ज़्यादा हो जाएगा गोली का, तो वो क्या चल जाएगा? नीचे चल जाता। लेकिन नाव क्या करता है? पानी को, ज़्यादा पानी को विस्थापित कर लेते। और जब ज़्यादा पानी को विस्थापित किया तो उसके भार तो इसके बराबर होगा ना, तो वो क्या करते रहता? ऊपर रखे रहता। तो ज़्यादा पानी को हटाने से बाद भी इस तरह से हम लोग देखते हैं। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल कहता है कि जब किसी वस्तु को किसी द्रव में अंशतः या पूर्णतः डुबा दिया जाता है तो उसके भार में एक आभासी कमी आती है, और ये आभासी कमी जो है वस्तु द्वारा विस्थापित किए गए पानी के भार के बराबर होता है। जो कमी जो हुआ वस्तु के द्वारा जो पानी के भार में जो पानी का हटाए हुए वजन के बराबर होता है। इसको क्योंकि हमको परिभाषा देखना नहीं, सिद्धांत देखना था कि आर्किमिडीज का प्रिंसिपल कहता है कि उसके भार में कमी आ जाती है। अब देखिए अगला चैप्टर को हम लोग देखते हैं। चलिए, पदार्थों का पृथक्करण। पदार्थों का पृथक्करण, पदार्थ तो जान गए कि जितनी भी वस्तु है सब क्या था? पदार्थ। पृथक्करण मतलब होता अलग करना, बांटना, छांटना, जो भी कहिए। तो पृथक्करण करना है। कोई भी, अगर ये देखिए मिश्रण, कोई भी दो पदार्थ मिला हुआ हो उसको क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। जैसे गेहूं में या चना में कंकड़ मिल गया है, उसको क्या करते हैं? कंकड़ को छांटते हुए तो देखे होइएगा। दाल में कंकड़ मिल गया, उसको छांटते हुए तो देखे होइएगा। तो ये दाल में कंकड़ का मिलना क्या है? मिश्रण हो गया। तो उसको मिश्रण को अलग करना ही क्या कहलाता है? पृथक्करण कहलाता है। तो पृथक्करण कई विधि से करते हैं हम लोग। तो जो मोटा मोटी विधि है उसको देखिए, हस्त चयन मतलब हाथ से चुन कर करते हैं। चुन चुन कर देखते होइएगा, घर में दाल में मिल गया पत्थर, उसको चुन के निकाल देता है। या कहीं पे और दो चीज़ मिल गया, जैसे गेहूं और मटर के दाने मिल गए, तो उसको क्या करता है? मटर के दाने को अलग कर लेता है चुन चुन के। तो ये क्या होता है? चुनने से अलग किया जा सकता है। एक चालन विधि से देखते हुए आटा को चाल चाल के उससे मोटे वाला को अलग किया जाता है। उसके बाद देखते छत या प्लास्टर के समय में बालू में से कंकड़ को निकालने के लिए उसको भी चाला जाता है। तो चालन विधि से भी हम लोग दो पदार्थों को अलग करते हैं, पृथक करते हैं। उसके बाद देखिए निस्तारण। निस्तारण का अर्थ होता है यदि दो मिश्रण मिला हुआ हो या पानी में बालू गिर रहा हो, चापाकल से पानी लाए, गिलास में पानी डाले, बालू गिर रहा हो, तो क्या करते हैं हम लोग? कुछ देर के लिए छोड़ देते। जो भारी कण होता है वो नीचे तली में आके क्या करता है? बैठ जाता है, और ऊपर में बच गया पानी, उसको क्या करते हैं हम लोग? पानी को निकाल लेते हैं। तो इस विधि से भी तो हम लोग अलग करते हैं। उस विधि को निस्तारण या निधारना कहते हैं। वाष्पन विधि से, वाष्पन विधि मतलब अगर दो विधि देखते हैं। वाष्पन विधि से होता है क्या? ये पेट्रोल और पानी का अगर मिश्रण हो, पेट्रोल को अलग करना हो, तो दोनों का तो टेम्परेचर, भाप बनने का अलग अलग होगा। कोई जल्दी से भाप बन जाएगा, कोई देरी से भाप बनेगा। तो प्रभाजी आसवन द्वारा जो होता है पेट्रोल को शुद्धिकरण किया जाता है, पेट्रोल निकाला जाता है। तो वाष्पन विधि द्वारा भी अलग करते हैं हम लोग, गर्म करके जो एक भाप बन जाए। सबसे इम्पोर्टेंट है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? ऊर्ध्वपातन एक ऐसा प्रक्रिया है
जिसमें ठोस पदार्थ जो है द्रव पदार्थ में बदले हुआ सीधे गैस में बदल जाता हो, उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया जो है कपूर में, नेफ्थलीन में, आयोडीन मतलब नमक में भी देख सकते हैं। जब हम लोग एक तवा पे कभी नमक डाल दीजिए, उसको डालिएगा, पानी नहीं बनेगा, जल्दी जल्दी उड़ जाता है, गैस बन जाता है। तो ये क्या होता है? ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया होता है। यदि कपूर में कोई चीज़ मिल गया हो तो कपूर से अगर मिश्रण को अलग करना हो तो कौन सा विधि अपनाएंगे? ऊर्ध्वपातन की विधि अपनाएंगे। उसको जला देंगे, पता चलेगा वो सीधे क्या बन जाएगा? गैस बन जाएगा। ठोस से सीधे गैस बन जाएगा। वो ऊर्ध्वपातन से हम उस दोनों को अलग कर सकते हैं। तो ये पदार्थ को इतना विधि से हम लोग छांट सकते हैं, पृथक्करण अलग अलग कर सकते हैं। कई विधियों, ओसाई विधि भी तो देखते होइएगा, हवा चल रही है, लेके आई दे में छीटा में और हाथ से गिरा रही है, पता चला हवा चल रही है, उसके हल्के वाले कण को लेके दूर चल गया और भारी वाले कण को नीचे गिरता है। ओसाई विधि से भी तो अलग करते हैं। कई विधियाँ हैं अलग करने के। तो पृथक्करण करने के कई विधियाँ हैं, जिसमें प्रमुख विधियाँ हम लोगों ने देख लिया। अब चलिए अगला चैप्टर था कि हमारे चारों ओर के परिवर्तन तो होना है। तो परिवर्तन मुख्यतः दो प्रकार से होते हैं, एक भौतिक परिवर्तन, दूसरा रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन उस परिवर्तन को कहते हैं जो टेम्पोररी चेंज हो, मतलब एक अनिश्चित कुछ समय के लिए परिवर्तित हो, फिर अपने पुराने वाले रूप में वापस आ सकता हो। जैसे यदि पानी को जमा दिए, भौतिक का मतलब हो जाता है कि जो आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वैसे वाले को भौतिक समझिए। तो भौतिक परिवर्तन का मतलब हो जाता है कि जब ये अगर पानी है, पानी को फ्रीजर में डाल दिए तो फ्रीजर में डाल देने के कुछ समय के बाद क्या बन जाएगा? वो बर्फ बन जाएगा। तो पानी पहले किस रूप में था? ठोस द्रव गैस बताए हैं। तो पानी पहले कैसे था? द्रव में बहने वाला था। लेकिन जब बर्फ बन गया तो एक चट्टान के टाइप से आ गया, मतलब ठोस हो गया, उसका आकार बन गया ना, तो उसका आकार फिक्स हो गया। तो ये क्या हो गया? ठोस बन गया। द्रव से क्या बन गया? ठोस बन गया। लेकिन जब कुछ समय के बाद फ्रीजर से हम निकाल के उसे बाहर रख देंगे तो पुनः वो क्या बन जाएगा? बर्फ से पानी बन जाएगा। मीन्स क्या हो गया कि पानी से बर्फ बना, फिर बर्फ से पानी बन गया। इस तरह के परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और रासायनिक परिवर्तन कहते हैं जो परमानेंट चेंज हो जाए। जैसे दूध से एक बार यदि आप दही बना लेते हैं तो दही से दूध नहीं बना सकते। ये कैसा परिवर्तन हो गया? रासायनिक परिवर्तन। एक इस किताब में जो एग्जाम्पल था कि कागज के पेपर से नाव बना लिए। तो कागज के पेपर से कटिंग करके नहीं, मोड़ उड़ के नाव बना दिए। तो क्या उस फिर नाव को खोल के कागज बना सकते हैं? तो अगर कागज से नाव बनाया, नाव को खोल के फिर कागज बना दीजिएगा आप लोग, तो ये कैसा परिवर्तन हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन। जैसे पहले था वैसने ले आइए, कैसा परिवर्तन हो जाएगा? भौतिक। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में यदि कागज को जला दिए, कागज को क्या किए? जला दी, फिर क्या जला हुआ कागज बनेगा? नहीं बनेगा। तो ये कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। तो परिवर्तन दो तरह के देख लिए, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। अब बताइए कि मोमबत्ती का पिघलना कैसा परिवर्तन होगा? मोम यदि पिघल जाए तो ये कैसा परिवर्तन? फिर पिघला हुआ मोम से मोम बन सकता है? यदि बन सकता है तो भौतिक परिवर्तन। अब मोमबत्ती का जलना, अगर जल गया वो मोम तो फिर से आ जाएगा वापस? क्या नहीं आएगा। तो ये कौन सा परिवर्तन हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। तो परिवर्तन दो प्रकार से देख लीजिए। और इस भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि प्रसारण होता है। प्रसार मतलब अगर किसी लोहा को गर्म कीजिएगा तो उसके कण आसानी से क्या करने लगते हैं? फैलने लगते हैं। पीट के किसी भी तरह की चीज़ को गर्म करिएगा तो कण क्या करते हैं? दूर दूर हो जाता है। और वही उसी को जब ठंडा कीजिएगा ना तो उसी के कण क्या कर देंगे? पूरा नज़दीक सिकुड़ जाएंगे। जब सिकुड़ जाता है उसको संकुचन कहते हैं, और जब फैलने लगता है तो उसको प्रसारण कहते हैं। गलन मतलब तो जानते हैं, जब गलने लगे जिस ताप, और जिस ताप पर जमने लगे उसको तो क्वथनांक कहते हैं। वाष्पन जानते हैं, जिस ताप पर जलवाष्प बनने लगे, पानी क्या करना है? भाप बन जाए, उस क्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं। वाष्पन विधि से ही समुद्र से बर्फ बना ले, समुद्र के पानी से बर्फ बना लिया जाता है। पानी निकाला जाता है, वहाँ के तो पानी खा रहा है, तो पानी खा रहा है तो उसको लाता है, गड्ढे में डाल दिया और उसको
वाष्पन विधि से पानी को वहाँ से हटा दिया तो नमक का एक चट्टान बन जाता है, उसके फिर प्यूरीफाई करके हम लोग को मिल जाता है। तो पौधे, अब जानिए तो प्रसारण, गलन, संकुचन, ये सब कैसा परिवर्तन है? परिवर्तन का रूप है, लेकिन परिवर्तन मुख्यतः कितने प्रकार के देखे? भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। परिवर्तन पे अब जो भी प्रश्न आएगा उसको हम लोग कर सकते हैं। जो देखेंगे कि टेम्पोररी है, मतलब उसको पहले वाला रूप में लाया जा सकता है, भौतिक परिवर्तन। अब पहले वाला रूप में नहीं लाया जा सकता, कैसा परिवर्तन हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक, अब चलिए अगला चैप्टर जो क्लास 6 के विज्ञान का है वो है पौधे को जानिए। पौधा कितने प्रकार के होते हैं? तो पौधा का प्रकार थोड़े होता, पौधा एक शाख होता है, दूसरा झाड़ी होता है, और तीसरा वृक्ष होता है। शाख किसको बोलते हैं? जो पौधे में तो 3-4 चीजें हो, 5 चीज होता था, ऊपर में ही देख लिए कि जड़ था, तना था, पत्ता था, फूल था, फल था। लेकिन जिसका तना मीन्स क्या होता है? यदि एक पौधा हो, मान लीजिए कि ये तना दे दिए, ये भाग तो जड़ हो जाता है, तो ये जो पार्ट है जिस पर पौधा खड़ा है ये क्या कहलाता है? तना कहलाता है। तो जिस पौधे का तना भी हरा हो, जिस पौधे का तना जनरली देखते हैं भूरा रंग का हो, जिस पौधे का तना भी हरा हो और कोमल हो, मतलब कि आसानी से लचर फचर मुलायम करके मोड़ा उड़ा जा सके, और पत्ते भी हरे ही होंगे। तो जिस पौधे के हरे और कोमल तने हो, हरे हो और कोमल हो, मतलब ज़्यादा आसानी से मोड़ा जा सके। पेड़ के तने को ज़्यादा मोड़ सकते हैं, उसमें चढ़ जाया करता है, लेकिन पौधे ऐसे होते हैं, उसको बांट रहे हैं कि जिसका तना भी हरा हो और कोमल हो, उसको हम लोग शाक कहते हैं। क्या कहते हैं? शाक। शाक पात बोलते हैं ना, तो शाक जो बोलते हैं जिसके तना कैसा हो? हरा हो, मतलब बहुत छोटे लेवल का हो, उसको हम लोग शाक कहते हैं। झाड़ी, जिसका तना तो अब हरा नहीं कहिए, तना तो भूरा ही हो जाएगा, लेकिन इसका आकार बहुत छोटा हो, बहुत छोटा पौधा। जैसे शाक से थोड़ा बड़ा मिर्ची का जो है, मिर्ची का पौधा देखिए, बैगन का पौधा देखिए, उसमें तो क्या दिख रहा है कि थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन उतना मजबूत इसका तना नहीं है, नहीं उतने मजबूत जड़ है, कोमल रूप में ही है, लेकिन थोड़ा सा शाक से बड़ा है, तो उसको हम लोग कहते हैं झाड़ी। क्या कहते हैं? झाड़ी। जो सबसे छोटा हो उसको हम लोग कहते हैं शाक, जो थोड़ा बड़ा हो उसको कहते हैं झाड़ी, और जो बहुत बड़ा हो, काफ़ी लंबा हो, जिसका तना मोटा तगड़ा हो, उसको क्या कह देंगे हम लोग? वृक्ष के नाम से जानते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि पौधे को 3 रूप से बांट दिए, एक शाक, झाड़ी, वृक्ष। शाक जिसका कोमल और हरा तना हो, झाड़ी उसको कहते हैं जो छोटा छोटा पौधा हो, उसको हम लोग झाड़ी कह देते हैं। जो थोड़ा बड़ा हो, थोड़ा बड़ा मीन्स किससे? शाक से थोड़ा बड़ा, और उतना मजबूत तना नहीं हो, उसको हम लोग झाड़ी में ले आते हैं। जो बहुत बड़ा हो और उसके तना काफ़ी मजबूत हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वृक्ष कहते हैं। अब देखिए, पेड़ को तो, पौधे को जान रहे हैं, तो उसमें तो आकार पे तो हम लोग देख लिए। अब फलक क्या होता है, सीरा क्या होता है, रंध्र क्या होता है, पर्णविंद क्या होता है। तो एक पत्ता को देखते हैं हम लोग कि एक मान लीजिए कि ये पत्ता है, पत्ता के ऊपरी वाले जो पूरा परत दिख रहा है उसी को फलक कहते हैं। ठीक, उसके बाद जो ये लाइन सब दिख रहा है आपको पत्ते पर, इसको सीरा कहा जाता है। ठीक, इसके ऊपर जो देखिएगा गौर से तो डॉट डॉट दिखाई देगा कहीं कहीं पत्ता पर, ये जो डॉट डॉट दिखाई देगा ये रंध्र कहलाता है। मीन्स इसका सांस जो पेड़ पौधा लेता है, शोषण या वाष्प जो पानी जो वाष्प बनता है पेड़ पौधा में, इसी रंध्र के माध्यम से होता है। तो हम लोग फलक देख लिए, पूरा पत्ता, सीरा तो देख ही लिए कि उस पर जो लाइनिंग है, और उसके बाद क्या देखे? रंध्र देखे, जो इसके माध्यम से शोषण की क्रिया होती है। और जहाँ पर डाली और पत्ता जुड़ता है, इसको, ये वाला पार्ट को हम लोग कहते हैं पर्णविंद।
पर्णवृंत कहते हैं। तो फलक समझ गए, ऊपर वाला पूरा, सीरा समझ गए जो लाइनिंग पत्ता में दिख रहा है, रंध्र समझ गए जो पत्ते में छोटा छोटा डॉट दिख रहा है उसको रंध्र कहा जाता है। रंध्र का काम देखें, वाष्पोत्सर्जन और उसका शोषण की क्रिया, पौधे की शोषण की क्रिया कहाँ से हो रही है? रंध्र के माध्यम से हो रहा है। इसके क्वेश्चन को याद रखिएगा, रंध्र इंपॉर्टेंट है। अब जड़ जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक रेशेदार जड़ और दूसरा होता है मूसला जड़। मूसला जड़ वो होता है जो सीधे जड़ पृथ्वी के अंदर चले जाए, उसको हम लोग कहते हैं मूसला जड़। और जिसके झुगरा वाला जड़ रहता है, बहुत सारे जड़ निकले रहते हैं, उसको कहते हैं रेशेदार जड़। तो जड़ को दो प्रकार से देख लेना, एक मूसला जड़, दूसरा रेशेदार जड़ होता है। तो यहाँ तक हम लोग ने पौधा को जान लिए और उसमें शाख, झाड़ी, वृक्ष, फलक, सीरा, रंध्र, पर्णवृंत, रेशेदार जड़ और मूसला जड़ को भी देख लिए। चलिए अगला टॉपिक है शरीर की गति। शरीर में जो गति होता है, हम लोग चलते हैं, दौड़ते हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये सब शरीर का तो गति ही है ना। तो इसमें देखिए कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा एक लाइक यहाँ से पूरा मूव कर रहा है चारों तरफ। तो यहाँ क्या है कि पूरा शरीर हमारा कंकाल पे खड़ा है। कंकाल पे खड़ा है तो कहीं के कंकाल जो हड्डी है, ये जो हड्डी कहीं न कहीं ज्वाइंट है, तो ये चारों तरफ तो यहाँ से नहीं घूम रहा, आगे पीछे केवल कर रहा है। गर्दन पूरा तरफ से घूम रहा है। कुछ हड्डी जो कपाड़ का है वो तो घूम ही नहीं रहा है, जैसे फिक्स है तो फिक्स है। तो उस तरह के हम लोग जो ज्वाइंट बोन को कहीं से मुड़ता है, गति इसी के माध्यम से हो रहा है। तो अब देखिए इस गति में कि संधि कहीं न कहीं हड्डियों का जोड़ जो है वो संधि को बताता है। अब संधि जो हो जाता है दो प्रकार का मुख्यतः होता है, एक चल संधि है, दूसरा अचल संधि। अचल संधि जो मूव नहीं करता, जो नहीं घूमता, जैसे कपाड़ का हड्डी, खोपड़ी का हड्डी जो है जुड़ा हुआ है ना एक दूसरे से, लेकिन मूव नहीं कर रहा है। लेकिन हमारे हाथ का हड्डी को देखिए एक जगह, पाँव के हड्डी को देख लीजिए, गर्दन की हड्डी को देख लीजिए, बाहाँ का हड्डी को देख, ये सब क्या हो रहा है? मूव कर रहा है, लेकिन ज्वाइंट तो है। तो कौन से ज्वाइंट के नाम से हम लोग उसको जानते हैं, इसको देखिए। एक होता है कंदुकखल्लिका ज्वाइंट या संधि कहते हैं, इसको इंग्लिश में बॉल और सॉकेट ज्वाइंट कहते हैं। बॉल और सॉकेट का मीन्स हो गया कि एक कटोरा, बॉल भी इंग्लिश में कटोरा होता है और सॉकेट ये चारों तरफ घूम सकता है। जैसे हम अपने कंधे के जो ये वाला पार्ट है, इस हड्डी को देखिए तो ये क्या कर रहा है? चारों तरफ आसानी से घूम रहा है। इसको कहते हैं कंदुकखल्लिका ज्वाइंट, जो चारों तरफ घूम ले आसानी से, उसको कंदुकखल्लिका ज्वाइंट कहते हैं। हिंज संधि कहते हैं उसको, जो केवल आगे पीछे घूमे, उसको क्या कहते हैं? हिंज संधि। पाँव का जोड़ हिंज संधि है, हाथ में जोड़ जो है हिंज संधि है, और चारों तरफ आगे पीछे ऊपर नीचे जो घुमा सकते हैं उसको घुराग्र संधि कहते हैं। और हमारे पसली या रीढ़ की हड्डी कहीं घूमता है क्या? नहीं घूमता है, फिक्स है। तो ये सब कैसा संधि हो गया? अचल संधि हो गया। आगे हम लोग जानेंगे कंकाल तंत्र को भी बढ़िया से, लेकिन यहाँ इस चैप्टर में जहाँ तक है उसी को हम लोग रखते हैं। फिर हम लोग देख लिए कि कंदुकखल्लिका को जान गए, हिंज संधि को भी जान गए और घुराग्र संधि को भी जाने। कंदुकखल्लिका क्या बोले? जो चारों ओर घूमे, उसको हम लोग क्या कहें? कंदुकखल्लिका, या इंग्लिश में बॉल और सॉकेट ज्वाइंट कहते हैं। कंधे वाला जो चारों साइड। हिंज संधि कहते हैं केवल आगे पीछे हो, उसको हम लोग कहते हैं हिंज संधि। घुराग्र संधि ऊपर नीचे आगे पीछे गर्दन वाला जो संधि, घुराग्र संधि। और चल अचल तो समझ ही गए, चल उसको बोल दिए हम लोग किसको? जो संधि जहाँ से मूवमेंट हो, अचल संधि जहाँ से मूवमेंट नहीं हो। अब जानिए अगला टॉपिक है सजीव एवं उनके परिवेश। परिवेश मतलब जहाँ पे रहता है उसको आवास कहते हैं, जिस क्षेत्र में वो रहता है आवास कहते हैं। तो आवास दो प्रकार के हो जाते हैं, एक स्थलीय आवास होता है जो स्थल पे रहता है, उसको स्थलचर भी कहते हैं, स्थलचर। और जो जल में रहता है उसको जलचर कहते हैं। जलचर क्यों हो गया? मछली क्या रहा है? जल ना उसका आवास है, तो मछली क्या हो जाएगा? जलचर। जो स्थल पे रहता है उसको स्थलचर, पेड़ पौधा जंतु कहाँ रहा? स्थल पर, तो वो स्थलचर कहलाएंगे। स्थलचर और जलचर में देखें तो हम लोग देखें कि आवास परिवेश तो समझ गए कि जहाँ पे रह रहा है उसका परिवेश है। परिवेश दो प्रकार के होते हैं कि स्थलीय परिवेश भी हो सकता है और जलीय परिवेश भी होते हैं। जो स्थल पे रहता है उसको स्थलीय आवास मिलता है, जो जल में रहता है उसको जलीय आवास मिल जाता है। लेकिन स्थल पर रहने वाले जीव को स्थलचर जीव कहते हैं और जल में रहने वाले जीव को जलचर जीव कहते हैं। उस तरह से देखिए, अब ये परिवेश को जान गए तो सजीव क्या होता है? सजीव इस घटक को कहेंगे जिसमें उद्दीपन का क्रिया हो, उत्सर्जन का क्रिया हो, प्रजनन की क्रिया हो, गति हो, वृद्धि हो, शोषण हो, ये सब जिसमें से
हमको जहाँ भी ये सब चीज़ दिखाई दे उसे सजीव और निर्जीव में हम लोग बांट सकते हैं। उद्दीपन क्या होता है? तो उद्दीपन कहलाता है कि परिवर्तन के प्रति अनुक्रिया। जैसे आप देखते होइएगा कि आप बैठे हुए हैं शांत से, कोई पीछे से आया, एक पिन चुप हो दिया, पिन चुप हो दिया तो पता तो चल जाता है ब्रेन को कहीं भी पिन चुपा है, आप एक्शन डायरेक्ट हो जाते हैं। गाड़ी चला रहे हैं या साइकिल चला रहे हैं, कीड़ा कहीं से आ रही है, आँख में अपने आप क्या हुआ, आँख में जाना जब आँख अपने आप बंद हो जाए, ये सब क्या है? उद्दीपन की क्रिया हो रहा है। कोई एक क्रियाएं हो रही है, उसके विरुद्ध हमारा शरीर अपने आप एक्टिव हो जा रहा है। अब क्या हो रहा है कि जब ठीक हो रहे हैं, आँख अपने आप बंद हो जा रही है, क्या है? उद्दीपन है। अब उत्सर्जन क्या होता है कि शरीर में जो भी अवशिष्ट होता है हम लोगों का बच गया, खाए पिए तो अवशिष्ट पदार्थ का तो निर्माण होगा ही, तो अवशिष्ट पदार्थ को निकालना, अवशिष्ट पदार्थ तो शरीर से निकलता है मलमूत्र के माध्यम से, उसको ही क्या कहते हैं? उत्सर्जन की क्रिया कहते हैं। प्रजनन अपने ही तरह के नए जीव जनन करने की क्षमता या नए जीव निर्माण करने की क्षमता अपने ही तरह की, तो वो क्या कहलाएगा? प्रजनन कहलाएगा। गति एक जगह से दूसरे जगह जाए, उसमें क्या हो? वृद्धि हो। और शोषण की क्रिया मीन्स सांस लेता हो, शोषण की क्रिया भी जरूरी हो जाता है। ये सभी चीज़ें सजीव होने का प्रमाण देता है। तो सजीव में शोषण की क्रिया में हम लोग देखते हैं कि सांस में हम लोग क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। सांस के माध्यम से हम लोग शोषण में क्या लेते हैं? कौन सा गैस? ऑक्सीजन लेते हैं। और छोड़ते कौन से गैस हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को निष्कासित करते हैं। ठीक, अब देखिए शोषण तो हम लोग नाक से लेते हैं, लेकिन अगर सोचिए केचुआ कहाँ से सांस लेता है? केचुआ के पास तो नाक नहीं, तो अपने त्वचा से सांस लेता है। तो शोषण में भी अलग अलग जीव में अलग अलग तरह से शोषण की प्रक्रिया होती है या शोषण अंग होते हैं। हम लोगों का मनुष्य में नाक है, तो केचुआ में उसका त्वचा है। अब उसके बाद जो देखिए मछली को देख लीजिए, तो मछली का शोषण कहाँ से हो रहा है? गिल्स से हो रहा है। मछली में गिल्स जो लाल वाला फेफड़ा, तो गिल्स से मछली क्या कर रहा है? अपने शोषण की क्रिया कर रहे। तो याद रखिए कि शोषण के भी अंग अलग अलग है, आगे की कक्षा में हम लोग उसे भी देखेंगे। पेड़ पौधा किससे करता है शोषण? तो पिछले हम लोग बता दिए, पेड़ पौधा जब देख रहे थे रंध्र, पेड़ पौधा में शोषण कहाँ से हो रहा है? रंध्र के माध्यम से हो रहा है। ठीक, अब पेड़ पौधा में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन ले रहा है? नहीं, पेड़ पौधा जस्ट हम लोगों से अपोजिट। पेड़ पौधा में शोषण क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है और ऑक्सीजन हम लोगों को दे रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं, एक दूसरे से संतुलन बना हुआ है, इसलिए वायुमंडल में गैस इसलिए। अब देखिए अगला चैप्टर, उसी में हम लोग देखते हैं जो पूरा ये जो परिवेश है, परिवेश में दो तरह के घटक मिलते, एक जैविक घटक, एक अजैविक घटक। जैविक घटक उसको कहते हैं जो सजीव हो। सजीव बता दिया अभी कि कौन कौन क्रिया होना चाहिए? उद्दीपन होना चाहिए, शोषण होना चाहिए, उत्सर्जन होना चाहिए, प्रजनन होना चाहिए, उसके बाद गति होना चाहिए उसमें। ये सब भी जो क्रियाएं होती हैं ना, वो सजीव को बताता है। और जो भी सजीव होगा वो जैविक घटक कहलाते हैं, और जो निर्जीव होता है क्या कहलाएगा? अजैविक घटक। तो अगला चैप्टर जो है ये है गति, दूरी और मापन। गति को देखिए तो गति कई प्रकार के हो जाता है। रैखिक गति, अगर रैखिक मतलब अगर सीधी रेखा में कोई भी वस्तु गति कर रहे है उसको रैखिक गति कहते हैं। आवर्त गति एक निश्चित समय अवधि के बाद अप डाउन कर रहा है तो उसको आवर्त गति कहते हैं। घूर्णन गति एक निश्चित फिक्स सीमा पे एक और केंद्र बना लिया, उसके चारों तरफ फिक्स कर रहा है, घूर्णन गति हो रहा है। आवर्त गति में हम लोग देख सकते हैं कि हमारा हार्ट बीट एक निश्चित सीमा पे लब डब होते रहता है, तो ये आवर्त गति का होता है। हम लोग घड़ी का जो है दोलन वाली लब अप डाउन होते रहता है, ये आवर्त गति में। घूर्णन गति में क्या होता है? क्या पृथ्वी का परिक्रमा पृथ्वी की परिक्रमा चंद्रमा कर रही एक निश्चित समय पे, कैसा घूर्णन गति हो रहा है। हमारे शरीर में जो है ब्लड क्या कर रहे हैं? अप डाउन पूरा घूर्णन कर रही, घूर्णन गति का उदाहरण हो जाएगा। तो गति में हम लोग देख लीजिए कि रैखिक गति, आवर्त गति, घूर्णन गति, सभी प्रकार गति को आगे के कक्षा में हम लोग और विस्तृत रूप से जानेंगे। अब दूरी का मापन है, तो दूरी का मापन में देखिए पहले जो है लोग बित्ता से, पाँव से, लग्घी से मापा करता था, लेकिन अभी आधुनिक रूप में जो हम लोग को मात्रक प्रचलन में है उसमें अंतर्राष्ट्रीय पद्धति मीटर पद्धति को अपनाते हैं, यानी कि ऐसा मात्रक सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, इसमें जो है ना 7 मूल मात्रक है।
पूरा अंतर, पूरी दुनिया जो है इसको अपनाया हुआ है और उसको मान के चल रहा है। यहाँ पे हर जगह एक समान मापक मिल गया है। तो पूरी दुनिया जो है ऐसे मात्रक को, जिसके कितने मूल मात्रक है, 7 मूल मात्रक है। तो 7 मूल मात्रक हम लोग आगे याद करेंगे कौन कौन से हैं, लेकिन यहाँ भी देख लेते हैं कि लंबाई 1, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा और ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण। तो लंबाई को जो अब मापने के लिए हम लोग जो प्रयोग किए हैं मीटर। लंबाई को किससे मापते हैं, मीटर से। इसका ही छोटा रूप सेंटीमीटर, मिलीमीटर, आगे बड़ा रूप किलोमीटर के रूप में लेते हैं। तो ये लंबाई को हम लोग मीटर के रूप में मापते हैं। द्रव्यमान को हम लोग मापते हैं केजी में, और समय को मापते हैं सेकेंड में, ताप को मापते हैं केल्विन में। केल्विन में विद्युत धारा काफी इंपॉर्टेंट है, याद करिए लीजिएगा, एम्पियर में। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। ज्योति तीव्रता का कैंडेला, पदार्थ का परिमाण का मोल। कैंडेला या फ्लक्स कहते हैं हम लोग। तो ये मूल मात्रक है। लंबाई का मात्रक हो गया मीटर, द्रव्यमान का मात्रक हो गया किलोग्राम या केजी, समय का मात्रक हो गया सेकेंड, ताप का मात्रक हो गया केल्विन, विद्युत धारा का मात्रक हो गया एम्पियर, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला या फ्लक्स, और पदार्थ का परिमाण का मात्रक हो गया मोल। इस तरह से चलिए, तो प्रकाश की छाया और परावर्तन हमारा अगला चैप्टर है। प्रकाश की छाया और परावर्तन में देखते हैं। तो प्रकाश की छाया, जो प्रकाश क्या होता है, प्रकाश जो होता है जो हमें किसी भी वस्तु को देखने में मदद करता है। अगर प्रकाश नहीं रहे तो हम लोग देख नहीं पाएंगे। आँख का काम देखना नहीं, आँख को दिखाने का काम किसका है, प्रकाश को है। यदि अंधेरा हो जाता है, आँख रहते हुए भी हम लोग कुछ नहीं देख पाते हैं, यानी कि प्रकाश का रहना जरूरी है। प्रकाश हमें क्या करता है, देखने में मदद करता है। तो प्रकाश 2 तरह के पदार्थों से प्राप्त होता है। प्रकाश जो प्राप्त जिस पदार्थ में प्रकाश होता है उसको दीप्त पदार्थ कहते हैं, और जिसमें प्रकाश अपना प्रकाश नहीं हो उसको अदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे देख लीजिए, सूर्य के पास अपना प्रकाश है तो सूरज कैसा पदार्थ हो गया, दीप्त पदार्थ हो गया। तारे के पास अपना प्रकाश है, क्या तारा क्या हो गया, दीप्त पदार्थ। जुगनू अपना लाइट रखता है ना, जुगनू के पास भी अपना रोशनी है, तो ये कैसा पदार्थ हो गया, दीप्त। जुगनू आप अंधेरे में रहिएगा ना, जुगनू दिख जाएगा, क्योंकि जुगनू के पास अपने प्रकाश है। तो ये क्या हो गया, दीप्त पदार्थ। जिसमें अपना प्रकाश नहीं हो अदीप्त पदार्थ कहलाता है। जैसे हम लोग मार्कर, बेंडेक्स, इस सबका पास अपना कोई प्रकाश होगा तभी ये चीज़ दिखाई देगा, नहीं तो नहीं दिखाई देगा। तो इसमें सूर्य तारे तो देखे, लेकिन चंद्रमा नहीं दिख रहा है। चंद्रमा नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब है चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं है। ये सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करता है, उसके बाद चमकते हुए हम लोग को दिखते रहता है। तो सूर्य और तारे के पास अपना प्रकाश है, इसीलिए दीप्त पदार्थ हो गया। जिसमें अपना प्रकाश नहीं होता है वो अदीप्त पदार्थ कहलाता है। दर्पण को देख लीजिए, जिसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता हो क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। दर्पण ऐसे भी परिभाषित करने के लिए अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि एक कांच हो, इसका एक सतह रजत पेंट मतलब सिल्वर कलर से पेंट हो, और जिस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता हो तो उसको दर्पण कहा जाता है। तो दर्पण 2 प्रकार का होता है मुख्यतः, एक समतल दर्पण होता है, गोलीय दर्पण होता है। समतल दर्पण में जान लीजिए कि जब इस दर्पण में देखिएगा ना, तो वस्तु का जो आकार जितना बड़ा रहेगा उसका प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा बनेगा। मतलब वस्तु का आकार और प्रतिबिंब दोनों बराबर दिखेगा इस दर्पण में, समतल दर्पण में। और गोलीय दर्पण को 2 भाग में बांट दिया गया, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में जो है वस्तु के आकार से बड़ा दिखाई देगा हम लोग को कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु के आकार से बड़ा उसका प्रतिबिंब दिखाई देगा। किस दर्पण में, अवतल दर्पण में। उत्तल दर्पण में कैसा दिखाई देगा, छोटा दिखाई देगा। समतल दर्पण में कैसा दिखाई देगा, बराबर दिखाई देगा। दर्पण में जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब बने दर्पण हो जाएगा। अब पहचाने तीनों दर्पण को कैसे, तो समतल दर्पण जिसमें बराबर का इमेज दिखाए समतल दर्पण, जिसमें बड़ा दिखे तो क्या होगा अवतल दर्पण, जिसमें छोटा दिखे वो क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं कि विद्युत तथा परिपथ। विद्युत किसको कहते हैं, विद्युत किसी भी चालक पदार्थ में आवेश के प्रवाह से, आवेश जब जाता है उससे ऊर्जा जो बन जाए या ऊर्जा मिले उसी को हम लोग विद्युत कहते हैं। किसी भी चालक पदार्थ में आवेश के प्रवाह से जो ऊर्जा मिलता है उसी को क्या कहते हैं, विद्युत कहते हैं। तो आवेश कौन सा आवेश का प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। और चालक पदार्थ किसको कहते हैं, जिससे करंट चले जाए, करंट पास कर जाए। तांबा, चांदी, लोहा, इस सब में क्या होता है, चालक पदार्थ। तो सर्वोत्तम चालक कौन है, सबसे ज़्यादा किस में जाता है, तो चांदी जो है सबसे ज़्यादा चालक वाला सर्वोत्तम चालक पदार्थ है चांदी। अब देखिए कोई भी विद्युत सेल हो तो उसमें 2 तरह का, अगर बैटरी को देखिए गौर से,
तो ये मान लीजिए कि बैटरी है, इसमें ऊपर वाला जो टुकड़ी वाला दिख रहा है ना, वो धन आवेश होता है। कोई भी सेल में दो आवेश होता है, एक धन आवेश, एक ऋण आवेश। एक धनात्मक आवेश ये टोपड़ी वाला हो जाता है, ऋणात्मक प्लेट के रूप में है, और ऋणात्मक आवेश। किसी भी विद्युत सेल में दो तरह के आवेश होते हैं, एक धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। तो धन आवेश ऋण आवेश समझ गए। चालक जो जान गए, जिसमें करंट पास कर जाए, जिसमें आवेश की प्रवाह हो जाए, उसको चालक कहते हैं। जिसमें आवेश की प्रवाह नहीं हो, अचालक कहला जाता है। तो हम लोगों ने इसको भी देखें, आगे चैप्टर में इसको और काफ़ी विस्तृत रूप से देखेंगे, यहाँ इतने ही जानकारी लेना है। अगला चैप्टर देखें कि चुंबकों द्वारा मनोरंजन। चुंबक क्या होता है? तो ये गणीय मैग्नस जो थे, यूनान के व्यक्ति थे। चरवाहा थे, भैंस चराने गए थे, किताब में पढ़िए, किस्सा बहुत आसानी से दिया। भैंस चराने गए थे, उसके लोहा में, इसके लाठी में लोहा लगा था। एक जगह गया तो उसके लाठी चिपक गया था। तो पता चला कि ये खोज करने लगा कि क्यों चिपका है। तो पता चला कि वो पूरा जो चट्टान था लोहा वाला, उस चट्टान को जो है मैग्नेटाइट का नाम दे दिया, क्योंकि उसमें कौन सा गुण था? चुंबक वाला गुण था, क्योंकि लोहा को वो अपनी ओर क्या कर रहा है? खींच लेता है। तो गणीय मैग्नस के द्वारा जो है एक प्राकृतिक चुंबक की खोज की गई मैग्नस के द्वारा। तो प्राकृतिक चुंबक की खोज मैग्नस के द्वारा किया गया, इसीलिए उस चट्टान का नाम जो है मैग्नेटाइट रख दिया गया। तो उस चट्टान का क्या हो गया? मैग्नेटाइट नाम रख दिया। तो चुंबक तो दो प्रकार से हो गया, एक प्राकृतिक रूप से, अब देखा कि जो लोहा को आकर्षित करना हो वैसे भी हम लोग बना सकते हैं, तो कृत्रिम रूप से भी बनाया। तो चुंबक प्राकृतिक रूप से जो होता है वो मैग्नेटाइट है। प्राकृतिक चुंबक कौन सा? मैग्नेटाइट है। कृत्रिम चुंबक क्या होता है? लोहे के टुकड़े से जो हम लोग चुंबक वाला गुण उसमें डाल देते हैं लोहा में बनाने की विधि से, तो उसको कृत्रिम चुंबक कहते हैं। जैसे विद्युत द्वारा करंट भी प्रवाह होता है ना, तो उसमें भी विद्युत का प्रवाह होने से चुंबक का गुण आ जाता है। तो ये भी क्या हो जाएगा? कृत्रिम चुंबक हो जाएगा। चुंबक जो है कृत्रिम चुंबक में जो देख लीजिएगा, तो वो अलग अलग तरह के चुंबक बनाते हैं, छड़ चुंबक, नाल चुंबक। तो जो भी अलग अलग चुंबक रहे ना नाम, केवल मैग्नेटाइट का ऐसा चुंबक है प्राकृतिक, बाकी जो भी होगा कैसा चुंबक बना देंगे? कृत्रिम चुंबक के रूप में बना देंगे। चुंबक के पास दो ध्रुव होता है। यदि एक चुंबक ले लेते हैं तो इसमें दो ध्रुव होता है, एक N होता है, एक S होता है, मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होता है। याद रखें, चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। चाहे इसके कितनों भी टुकड़ा के, इसको दो टुकड़ा अलग अलग कर लीजिए, फिर भी ये क्या करेगा? NS में बढ़ जाएगा। तो चुंबक का जो गुण होगा वो N और S, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव हमेशा होता है। यदि समान गुण ध्रुव हो तो ये दोनों के बीच क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा, एक दूसरे से दूर भागेगा। देखिएगा, दो चुंबक अगर ऐसा वाला गोल वाला मिला था, तोड़ दिए बीचों बीच, अब दोनों ये वाला सीधा सटा रहे हैं, तो एक चुंबक को दूसरे के पास ले, वो भाग रहा है। तो क्या हो रहा है? एक दूसरे से दूर भागे। जब चुंबक समान गुण वाले, समान ध्रुव वाले जब चुंबक को सटाते हैं तो एक दूसरे से दूर जाता है। तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? प्रतिकर्षण। और जब विपरीत N को S से, मतलब उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव के पास जब लाते हैं तो एक दूसरे को चिपक जाता है। उस क्रिया को कौन सी क्रिया? आकर्षण। तो आकर्षण बल लगता है किसमें? असमान ध्रुव वाले में। और समान ध्रुव वाले में क्या लगता है? प्रतिकर्षण बल लगता है, जो एक दूसरे से दूर भागते रहता है। तो ये चुंबक को यहाँ पे देख लिए। अब चलिए जल को देखते हैं। एक चैप्टर है हमारा जल। जल को तो हम लोग रासायनिक सूत्र देख लीजिए कि H2O होता है। जल की आवश्यकता तो पूरे दिन भर, सवेर से जगने से लेकर रात में सोने तक इसकी आवश्यकता होती रहती है। तो जल की आवश्यकता बताना नहीं है क्या क्या आवश्यकता होता है। और समुद्री जल में जो होता है, ये बहुत ज़्यादा सोडियम क्लोराइड की मात्रा होती है। इससे हम लोग क्या निकाल लेते हैं? वाष्पीकरण माध्यम से पहले बता दिए थे कि उसको क्या करते हैं हम लोग, गर्म होने के बाद जो है पानी क्या करता है? वाष्प के रूप में, जलवाष्प के रूप में ऊपर चला जाता है। और जलवाष्प के रूप में जब ऊपर चला जाता है तो इसमें क्या बच जाता है? नमक हम लोग इससे प्राप्त कर लेते हैं। किससे? समुद्री जल से। समुद्री जल से जब नमक प्राप्त करते हैं, वर्षा कैसे होता है? अब वर्षा कैसे होगा ये देखिए। जब समुद्री जल या कोई भी जल का वाष्पीकरण हुआ तो वाष्पीकरण जलवाष्प बना। जलवाष्प बनने के बाद ये ऊपर जाएगा। ऊपर जितने ऊपर जाने के बाद क्या हो जाता है कि ताप कम होते चला जाता है। जब ताप कम होगा तो ये लोग का संघनन, ये सभी जलवाष्प का क्या होगा? संघनन होगा। तो संघनन में होता क्या है कि ये बूंद बन जाएगा, और सभी बूंद, एक बूंद दूसरे बूंद के जुड़ने के बाद जो है ये बादल निर्माण कर लेता है। बूंद क्या बन जाएगा? बादल। वाष्पीकरण हुआ, जलवाष्प बना, जलवाष्प के बाद ऊपर जाने बूंद हुआ, बूंद क्या हो गया? बादल। अब बादल जब अधिक ठंडा हो जाता है या भारी हो जाता है, अधिक ठंडा भारी, तो उसके बाद फिर से वर्षा होने लगती है। तो इसी तरह से ये जो क्रिया हो रहा है जल चक्र, फिर आया,
फिर गर्म हीट होगा, फिर हीट होने के बाद वाष्पीकरण होगा, जलवाष्प होगा, फिर बूंद बनेगा, फिर बादल बनेगा, फिर वर्षा होगा। इस तरह जो चलते रहता है उसको जल चक्र कहते हैं। और जब वर्षा कम हो जाए तो उसको सूखा कहते हैं, जब वर्षा अधिक हो जाए तो उसको बाढ़ के नाम से जानते हैं। जल संरक्षण के लिए हम लोग क्या सकते हैं, अपना विवेकपूर्ण का उपयोग कीजिए कि कहाँ पे जल व्यर्थ उपयोग न हो रहा हो। व्यर्थ उपयोग नहीं कीजिए तो यही जल का संरक्षण हो रहा। चलिए अब देखते हैं सेकेंड लास्ट चैप्टर है क्लास 6 का, जो हमारे चारों ओर के वायु। हमारे चारों ओर के वायु में देखिएगा तो जो पृथ्वी के द्वारा जो वायुमंडल को घेरे हुआ है, पृथ्वी को चारों ओर से वायु, उसी को वायुमंडल के नाम से जाना जाता है। वायुमंडल में जो विभिन्न गैसों का मिश्रण है, तो सबसे अधिक जो गैस है वो नाइट्रोजन है। सबसे अधिक गैस कौन सा है? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन गैस की मात्रा वायुमंडल में सबसे अधिक है। ये कितना परसेंट है? 78%। याद रख लेना है। ऑक्सीजन जो है ये मात्र 21% है। ऑक्सीजन मात्र 21% है। तो सबसे अधिक कौन सा गैस? नाइट्रोजन। उसके बाद कौन सा गैस? ऑक्सीजन। और बाकी जो 1% बचा 99% के बाद, ये दोनों को जोड़ने के बाद 99, 78, 21, 99 हो जाता है। 1% बचा, उसी में बाकी सब गैस है। तो सबसे ज़्यादा कौन है? उस एक में सबसे अधिक आर्गन है। सबसे अधिक आर्गन है 0.93%। और कार्बन डाइऑक्साइड को भी देख लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है। कार्बन डाइऑक्साइड ये गर्मी पैदा कर देती है और वायुमंडल का ताप को बढ़ाने वाली गैस है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है इतना कम मात्रा होने के बाद भी पृथ्वी को इतना गर्म रखे हुए। ठीक, तो हम लोग देखिए कि इस तरह के इतना परसेंट वायु मात्रक है। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। वायुमंडल जो है विभिन्न परतों में बटा हुआ है। तो विभिन्न परतों को अभी नाम जानेंगे, सबकी घटनाएं अलग से हम लोग देखेंगे भूगोल के चैप्टर में। क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। इस मंडल का नाम याद रखेंगे। पृथ्वी के वायुमंडल के 5 मंडल है: क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल है। पर्वतारोही सबको देखिएगा कि ऊंचाई पर जाने, पर्वत पर जाने के बाद ऑक्सीजन का मात्रा क्या होने लगता है? घटने लगता है। तो ये लोग क्या साथ में क्या लेके जाते हैं? सिलेंडर लेके जाते हैं और सिलेंडर में ऑक्सीजन हीलियम मिला के पर्वतारोही सब पर्वत पर चढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल कम होता है। वो ऑक्सीजन का लेवल कम होने के बाद क्या करता है? सांस लेने में कठिनाई होता है। सांस लेने में कठिनाई होगा तो नाक से क्या हो जाता है? ब्लड आने लगता है। अब मिट्टी के जीव कैसे शोषण करते हैं? मिट्टी के जीव जो है, मिट्टी में जो भी जीव होते हैं वो मिट्टी में रंध्र बना देते हैं, छेद कहीं कहीं देखिएगा भुड़भुड़ा बना देता है। उस रंध्र के माध्यम से ऑक्सीजन का लेन देन करता है। जलीय जीव कहाँ से लेते हैं? तो जल में जो घुले हुए ऑक्सीजन है उससे ही अपना शोषण की क्रिया पूरा करते हैं गिल्स के माध्यम। जलीय जीव जो होते हैं वो जल में घुले ऑक्सीजन को खींचने की उसमें क्षमता होती है, गिल्स के माध्यम से अपना शोषण कर देते हैं। हमारे नाक के जो छोटे छोटे बाल या श्लेष्मा होते हैं, ये क्या काम करता है? तो हमारे शोषण के दौरान जो भी धूल कण हमारे फेफड़ा तक जाने वाली होती है उससे वो रोकता है और हमें बचाता है अनेक तरह के शोषण से संबंधित बीमारियों से। अब चलिए क्लास 6 का ये लास्ट चैप्टर है, कचरा संग्रहण एवं निपटान। और कचरा संग्रहण एवं निपटान में हम देखते हैं कि इसके लिए एक योजना लाया गया था कि स्वच्छ भारत मिशन। हर जगह देखते होइएगा गांधी जी का 2 चश्मा होगा, एक में लिखा होगा स्वच्छ, दूसरे में भारत। तो इस तरह से जो ये कदम अपनाया गया था, इसके लिए एक नारा स्वच्छ भारत, स्वच्छ एक कदम स्वच्छता की ओर, स्वच्छ भारत मिशन का नारा है। और ये जो है 2 अक्टूबर 2014 से लागू है ये योजना। इस योजना में हर जगह से किसी भी तरह से हम लोग का कचरा संग्रहण, निपटान, स्वच्छता पर ज़्यादा बल दिया गया। अब देखिए कंपोस्टिंग क्या होता है। कंपोस्टिंग जो भी हमारे घर के कूड़े कचरे होते हैं, जो बायोडिग्रेडेबल मतलब अपशिष्ट होने वाला कचरा हो, अपशिष्ट होने वाला जो पौधा या जंतु हो, उससे जो खाद बना लेते हैं हम लोग, उर्वरक के रूप में जो उपयोग करते हैं खेती बाड़ी में, तो अवशिष्ट पौधे या जंतु का जो उपयोग खाद बनाने में करते हैं या खाद बनाने की जो क्रिया है उसको ही क्या कहते हैं? कंपोस्टिंग। और उसमें जब केचुआ डाल के वो क्रिया को करवाते हैं तो उसको कहते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। केचुआ के माध्यम से जब पौधे एवं जंतुओं के अवशिष्ट से हम लोग जब खाद बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? वर्मी कंपोस्ट।
उसके निपटान के लिए हम लोग 3R तो जानते ही हैं। 3R रिड्यूज मतलब प्लास्टिक का उपयोग कम कीजिए, रीयूज बार बार उस अगर एक बार ले लिए तो उसका बार बार उपयोग कीजिए, रिसाइकल अगर रिसाइकल होने वाला है तो फेंके नहीं, उसको रिसाइकल के लिए बेच दें, रिसाइकल होकर फिर नया बन जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा कि स्वच्छता और उसका हमारा जो अपशिष्ट से कई तरह के प्रदूषक या प्रदूषण फैलने लगता है, प्रदूषक पदार्थ का जन्म हो जाता है, ये सबसे कमी मिलेगी। और कचरा अभी देखते होइएगा नगर निगम या पंचायत में भी अब लागू हो गया, हर ग्रामीण क्षेत्रों में भी, कि कचरा को एकत्र करने के लिए जो है चल रहा है। वहाँ पे 2 तरह के आप लोग को कूड़ेदान दिखते होंगे, एक नीला कूड़ेदान और दूसरा हरे कूड़ेदान। नीला कूड़ेदान और हरे कूड़ेदान, नीले कूड़ेदान में ऐसे कचरा को डाला जाता है जो सड़ता गलता नहीं हो। किस में डालना है? नीला में। प्लास्टिक, लोहा या पुनः उपयोग का अलग पन्नी उन्नी जिस टाइप भी हो तो उसको कहाँ डालना है? नीला वाला में। और जो गलने वाला हो, सड़ने वाला हो, उसको डालना है हरा वाला में। हरे कूड़ेदान में पादप एवं जंतु के अपशिष्ट को डाला जाता है। तो आज ये जो हम देखें क्लास 6 के जो भी SCERT NCERT विज्ञान है, उनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण सवाल बन सकते थे या तथ्य था, हम लोगों ने देखा। अगले वीडियो में हम लोग क्लास 7 को देखेंगे। थैंक यू, जुड़े रहिए।